हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी यार। आज हम लोग फाइनल चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ऑफ द यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं, यानी कि पीजीआर हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। इन्हें हम प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, और प्लांट को हम लोग प्यार से फाइटो बुलाते हैं, फाइटा बुलाते हैं। तो इन्हें हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। यहां पर काफी बहस चलती है, काफी सारे साइंटिस्ट के बीच में झगड़ा है कि क्या इसे हार्मोन बोला जाए या ना बोला जाए, और इसके लिए रेफरेंस लिया जाता है ह्यूमन हार्मोन्स का या एनिमल हार्मोन्स का। एनिमल हार्मोन्स क्या होते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो ये एक पर्टिकुलर सेल है जो लेट से हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन सिक्रीट हुए आपके, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले गए, और ब्लड में बहते बहते वो एक ऐसे ऑर्गन, एक ऐसे सेल के पास चले गए जहां उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर थे, जहां उस हार्मोन की जरूरत थी। यानी कहा जाता है कि एनिमल हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम आपका प्लांट ग्रोथ के अंदर नहीं देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर नहीं देखने को मिलता कि कोई ब्लड बह रहा हो। लेकिन यार ट्रांसफर तो वहां पे भी होता है आपका, किसके थ्रू? जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम है ना, वहां पे आपने पढ़ा था कि जाइलम जो है पानी को ऊपर लेके जाता है, तो उसके साथ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बह सकते हैं। फ्लोएम में भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपके रिलीज किए जा सकते हैं। सो काफी साइंटिस्ट का कहना था कि यार इन्हें हार्मोन बोला जा सकता है बिकॉज इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम एनिमल हार्मोन्स जैसा ही है। कुछ सेल्स हार्मोन्स बनाएंगे, सिक्रीट करेंगे, एंड कुछ सेल्स उन्हें रिसीव करेंगे। सो द मैकेनिज्म इज सेम, सो दे कुड बी कॉल्ड हार्मोन्स। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का यह कहना था कि यार ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल नहीं करते, इसलिए इन्हें हार्मोन्स ना बोल करके रेगुलेटर्स बोला जाए, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट जरूर कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्म्स पे झगड़ा है, लेकिन आपको इस झगड़े से कोई मतलब नहीं है। आप दोनों या तीनों टर्म्स ही यूज कर सकते हैं। आप इन्हें प्लांट हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बात बता दी, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रोथ आखिर होती क्या है, और किस किस टाइप की ग्रोथ हो सकती है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस दैट ग्रोथ। तो आज का टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। यार मुझे माफ कर देना कि पिछली पीडीएफ थोड़ी सी लेट आई। प्लांट फिजियोलॉजी की पीडीएफ बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट आज के दिन में सारी की सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट चैप्टर से लेकर के फोटोसिंथेसिस चैप्टर तक, ए टू जेड। तो उनको एक बार टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड जरूर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एज वेल एज हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पेड कोर्सेज के बारे में भी सब कुछ बताया गया है। तो अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं दोस्त, आपकी अगर सिर्फ बायोलॉजी वीक है तो आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री वीक है सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स वीक है सिर्फ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेटिव आपको तैयारी करनी है तो आप कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं। और अगर आपका यूट्यूब पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप हमसे पढ़ते हैं, खुश हैं, तो आप 999 रुपीज की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज गेट कनेक्टेड एटलीस्ट एट अ फ्यू प्लेसेस, राइट। पीजीआर की बात करते हैं दोस्त, बेसिक लेवल की। हमें इस बात का अंदाजा है, हमें इस बात का पता है कि एक प्लांट में रूट भी होती है। रूट जो कि पानी को और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती हैं प्लांट्स की, और वही जो वाटर और मिनरल एलिमेंट्स हैं वो ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं, टॉप तक, स्टेम की टिप तक। तो स्टेम भी यहां पर मौजूद होती है। स्टेम जो कि आपका मेन कोर बनाती है ना, प्लांट का मेन स्ट्रेंथ जो है स्टेम प्रोवाइड करती है। वहीं पर ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर ही लीफ लगी हुई हैं, वहीं पर फ्रूट लगे हुए हैं, वहीं पर फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, और फ्रूट के अंदर सीड मिलेंगे, सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? स्टेम के ऊपर ही। तो रूट और स्टेम आपके मेन प्लांट पार्ट्स हैं। और आप कभी भी देखोगे ना, तो ये आपको ऑर्डरली फैशन में ही एग्रीगेटेड दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाइगोट के पास सिग्नल्स होते हैं दोस्त, और जाइगोट के पास होता है डीएनए। और वो डीएनए क्या है? हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, कौन कौन सा प्रोटीन डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन सा जीन हमारे अंदर एक्सप्रेस होगा, ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो आपका जाइगोट के अंदर पहले से भरा पड़ा है। तो जाइगोट को पहले से इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि यार अब ये टाइम हो चुका है, आपको ये पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना है। जैसे ह्यूमन की अगर आप बात करें, तो जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में होते हो, थोड़े से बड़े होना स्टार्ट होते हो, तो आपका दिल बनता है, फिर आपके हाथ पांव बनना स्टार्ट होते हैं, राइट, फिर आपके ऑर्गन्स बनते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तैयार होने होते हैं ना, उसी हिसाब के आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है आपका डीएनए।
और उसी हिसाब से आप डेवलप करते जाते हो, तो सारी चीजें एकदम ऑर्डरली वे में होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जितने भी सेल्स हैं ये सारे के सारे आपके किससे बनेंगे? जाइगोट से बनेंगे, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक ही सेल तैयार होता है, दैट इज जाइगोट। उसी से आपकी बॉडी के बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने हैं, यानी सबके अंदर सेम तरीके की इंस्ट्रक्शंस होंगी, और वही जाइगोट है वो सारे के सारे सिग्नल्स कैरी करता है जो कि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को तैयार करता है। अब कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूं। पहली टर्म है आपका सीड। सीड मतलब बीज, सबको पता है। कोई भी बीज उठाकर देखो, चलिए आपने चने का जो है बीज उठा लिया, जो आप चना देखते हो बेसिकली वो चने का बीज है, दैट इज योर सीड। दूसरा क्या है? सीडलिंग। अब आपने उस चने को पानी में भिगो दिया है, तो अंकुरित जो चना है वो सीडलिंग हो गया। अब आपने उसे जमीन में उगा दिया है, राइट, तो प्लांटलेट कहलाने लग पड़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उसे मैच्योर प्लांट भी बोल सकते हैं, राइट। जैसे मैं यहां पर ब्राउन कलर का चना बना देता हूं, तो ये अगर आपका चना है दोस्त, ये अगर आपका चना है, राइट, तो अब ये क्या है? आपका एक सीड है। अगर ये सीड है, इसको आप पानी में भिगाओ तो ऐसे एक ऊपर अंकुरित हो जाता है, ये ठुल्लू सा निकल जाता है, तो क्या हो गया? यहां पर सीड अब क्या बन चुका है? आपका सीडलिंग बन चुका है, राइट, सीडलिंग बन चुका है। फिर जब आप इसे जमीन में डालोगे और पौधा होना स्टार्ट हो गया हरे कलर का छोटा सा, दैट इज प्लांटलेट। और जब वो मैच्योर प्लांट बना देगा, चने का झाड़ जब बन जाएगा, तब उसे बोलेंगे मैच्योर प्लांट। प्लांट की खास बात है, आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कि एनिमल्स की ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम तक होती है, जबकि प्लांट जो है वो अपनी हाइट में और अपनी चौड़ाई में हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो प्लांट की हाइट और मोटाई, गर्थ हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन उनके फ्रूट का साइज जो है वो लिमिटेड रहता है, पत्ती का साइज लिमिटेड रहता है, फूल का साइज लिमिटेड रहता है, और वो टाइम टू टाइम झड़ते भी रहते हैं। तो इनके पार्ट्स जो हैं वो आपके कुछ कुछ लिमिटेड डायमेंशन के हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्लांट अनलिमिटेड वे में ग्रो करता रहता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है दो प्रोसेसेस का जोड़, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ का मतलब हमने क्या बताया था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में? ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हमने बोला था ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। पहला इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, और दूसरा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? जब प्लांट ग्रो करेगा तो प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात रहती है कि उनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म है, एनर्जी भरपूर है, डेंस न्यूक्लियस है, तो क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं बार बार। डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और एक छोटे प्लांट को देख लो और एक बड़े पेड़ को देख लो, मास बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ग्रोथ होती रहती है, लेकिन ग्रोथ से सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए। समझ लो ये आपका जाइगोट है, ये आपका डिप्लॉयड जाइगोट है। मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? 2n जाइगोट लिख देता हूं। अब ये 2n जाइगोट जब मल्टीप्लाई करने लग पड़ा मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ? यहां पे समझ लो कि इस जाइगोट ने इनिशियली डिवाइड करके दो सेल्स बनाए, तो क्या है दोनों सेल्स एक जैसे होंगे? जाइगोट से बने हैं, एक जैसे होंगे। फिर इन दो सेल्स ने और डिवीजन शो करी और इन्होंने और सेल्स बनाए, यानी कि यहां पर क्या हो गए? चार सेल बन गए। लेकिन क्या प्लांट में सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? द आंसर इज नो। कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो कि आगे चल के रूट को बना रहे होंगे, रूट में भी एपिडर्मिस को बना रहे होंगे। कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो आगे चल के रूट ही बना रहे होंगे, रूट की हाइपोडर्मिस को बना रहे होंगे या कुछ और बना रहे होंगे। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो आगे चल के जाइलम बना रहे होंगे। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो आगे चल के फ्लोएम बना रहे होंगे। कुछ सेल ऐसे होंगे जो आगे चल के लीफ की मेसोफिल सेल्स बना रहे होंगे। तो ये सारी जो डिफरेंसेस आती हैं सेल्स के अंदर, ये किस वजह से आती हैं? ये आती हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन मतलब एक चीज का किसी और चीज से डिफर कर जाना। तो इनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। इस सेल को कह दिया भैया तुम रूट की टिप बना लो, इसको कह दिया भाई तुम शूट की टिप बना लो, इसको कह दिया भाई आप मिडल पोर्शन बना लो, इसको कह दिया भाई आप फ्रूट बना लो, किसी को कह दिया फ्लावर बना लो, किसी को कह दिया सीड बना लो, किसी को कह दिया आउटर लेयर बना लो। अल्टीमेटली क्या हुआ? हर सेल अलग अलग प्रकार का काम पकड़ के बैठ गया। ये जो अलग अलग काम पकड़ा है, ये डिफरेंशिएशन की वजह से पकड़ा है। तो सिर्फ सेल्स का मल्टीप्लाई होना, सेल्स का नंबर बढ़ना इज नॉट इनफ, उन्हें डिफरेंशिएट होकर अपने काम को समझना भी पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन इज क्लियरली इंपॉर्टेंट। और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, सेल बनते भी जा रहे हैं और अपने काम को भी पकड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब प्लांट में डेवलपमेंट हो रही है।
और इसी डेवलपमेंट की वजह से होती है ऑर्डर्ड सक्सेशन, जो मैंने आपको बताया। जाइगोट के अंदर वो सारे सिग्नल्स होते हैं कि उसे कौन सा ऑर्गन किस टाइम पे बनाना है, लेकिन काफी सारे फैक्टर्स पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं प्लांट के अंदर की फैक्टर भी, जैसे किसी बच्चे की हाइट कम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक्स, किसी बच्चे की हाइट लंबी होती है, राइट। किसी बच्चे का रंग थोड़ा सा आपका जो है गेहुआ हो सकता है, कोई बच्चा बहुत गोरा हो सकता है, राइट। वो किस वजह से, वो जेनेटिक फीचर्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल या इंट्रिंसिक फीचर्स, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर के फीचर्स होते हैं, प्लस कुछ एक्सट्रिंसिक फीचर्स। अब समझ लो दो बच्चों का जेनेटिक मेकअप एकदम सेम है, दो बच्चे हैं राम और श्याम, एकदम जुड़वा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी बिल्कुल भी फर्क नहीं है उनके डीएनए में, तो अब दोनों एकदम एक जैसे होने चाहिए थे। एक को तुमने पैदा होते ही डाल दिया साउथ अफ्रीका में, एक को तुमने पैदा होते ही रख दिया भैया कहीं और, लेट्स से यूएसए में, राइट। तो दोनों को जब अलग अलग वातावरण मिला ना, दोनों को जब अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिली, दोनों को जब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस मिली, दोनों को जब अलग अलग टाइप का एक्सपोजर्स मिला, तो क्या हुआ, एक बच्चा अलग लैंग्वेज बोल रहा था, दूसरा बच्चा अलग लैंग्वेज बोल रहा था, एक का कलर थोड़ा अलग था, दूसरे का कलर थोड़ा अलग था, एक का बिहेवियरल पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, दूसरे का बिहेवियरल पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। यानी सिर्फ जेनेटिक से भी कुछ नहीं होता दोस्त, बाहर की कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन व्हाट यू आर। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि बाहर निकलो, चीजों को देखो, लोगों को नोटिस करो, लोगों से सीखो। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी पर एक प्रभाव डालते हैं, राइट। अब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की बात होगी तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ग्रोथ की, क्योंकि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिलकर ही बनाते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ क्या है मेरे बंधु, ग्रोथ आपका सबसे फंडामेंटल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कॉन्स्पिक्यूअस भी। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखने वाला, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखने वाला। दिखने वाला जैसे भाई आपके रिश्तेदार आपके घर आए, वो पहली बार तब आए थे जब आप 5 साल के थे, अब आप 10 साल के हो, आपको देखते क्या बोलेंगे, अरे छोटू कितना बड़ा हो गया है। मतलब वो उस चीज को सेंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि तुम बड़े हो गए हो। तो जो चीजें दिखती है ना बड़ी हो गई, आपने एक गुठली फेंक दी आम की जमीन के अंदर, आपने थोड़ा पानी डाला, आप अगली साल जब अपने मामा के घर गए, नानी के घर गए, दोबारा से आपने देखा वो आम का पेड़ थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो आपको दिखाई दे रही है ना वो ग्रोथ। दैट्स व्हाई इट इज कॉन्स्पिक्यूअस एंड इट इज फंडामेंटल। ग्रोथ सब में होगी, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, वो भी 2 सेल्स में टूटेगा, डिवाइड करेगा, इट इज शोइंग ग्रोथ, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा है ना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ था, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेकंड जो प्रायोरिटी है ये आपकी क्लियरली हो रही है, काम कर रही है, दैट्स व्हाई आप उसे भी ग्रोथ बोलोगे। तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ग्रोथ ना करे, राइट। तो ग्रोथ क्या होता है, इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और अ सेल। यानी एक प्लांट का, एक एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट अगर ग्रो करता है ना साइज में, उसका साइज बढ़ता है इरिवर्सिबल, यानी फिर छोटा नहीं हो सकता। अब तुम इतने बड़े हो गए 6 फीट के, अब तुम्हें कितना भी मार लूंगा ऊपर से, तुम 5 फीट के नहीं हो जाओगे, राइट। ये जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक जने के ऊपर दूसरा जना गिर गया, वो ऐसे छोटा हो गया, नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए तुम उस बात पे हंसते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो चुटकुला है, वो उतना क्लियर नहीं है, राइट। सो इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। चाहे आप एक सिंगल सेल में ही क्यों ना ग्रोथ कर रहे हो, उसे ग्रोथ ही माना जाएगा। और काफी सारे रिएक्शंस होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक तो एनाबॉलिक जो कि चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, और एक कैटाबॉलिक जो चीजों को तोड़ते हैं। अब कैटाबॉलिक रिएक्शंस करा करा के जब आप ग्लूकोज को तोड़ोगे या किसी भी खाने पीने के सब्सटेंस को तोड़ोगे, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। सो कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी, ये आपको एनर्जी देते हैं। ऑक्सीजन की मदद से आप फूड को तोड़ते हो, एनर्जी निकालते हो, और एनाबॉलिक चीजें सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो दोनों के बिना ही जिंदगी अधूरी है, लेकिन यहां पर एनाबॉलिक रिएक्शंस थोड़े से ज्यादा होंगे कैटाबॉलिक के कंपैरिजन में, तभी आप क्या बोल पाओगे कि यहां पे मेरे भाई ग्रोथ हुई है, अदरवाइज आप नहीं बोल पाओगे कि यहां पर ग्रोथ हुई है। सो दैट्स व्हाई ग्रोथ आपकी होती है, जहां एनाबॉलिज्म थोड़ा सा ज्यादा होता है कैटाबॉलिज्म से। अब प्लांट की ग्रोथ यूनिक क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनिमल तो ग्रो करना बंद कर देते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन प्लांट जो है अनलिमिटेड टाइम तक ग्रो करता रहता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कभी भी अपना पोटेंशियल लूज नहीं करते डिवाइड करने का, वो परपेचुएट करते रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर आपको प्लांट की लंबाई बढ़ानी है तो आप शूट अगर बढ़ा रहे हो तो शूट एपिकल मेरिस्टम की हेल्प लोगे,
रूट की लेंथ बढ़ा रहे हो, रूट एपिकल मेरिस्टम की लेंथ लोगे। गर्थ बढ़ा रहे हो लेटरल डायरेक्शन में, तो लेटरल मेरिस्टम की हेल्प लोगे। लेकिन हर प्रकार से मेरिस्टम आपकी हेल्प करेगी लंबाई बढ़ाने में और चौड़ाई बढ़ाने में। तो ये सेल क्या करते हैं मेरिस्टम के, ये डिवाइड करते हैं और सेल्फ परपेचुएट करते हैं, यानी खुद को रिन्यू भी करते रहते हैं। सो व्हाट इज द स्कीम, लेट्स डिस्कस ओवर हियर। ये देखो, ये आपका एक सेल था मेरे दोस्त, ये आपका सेल था। ये सेल कैसा है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जब डिवाइड करेगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, जब ये डिवाइड करेगा तो इसने क्या बना लिया, दो सेल बना लिया। भाई डिवाइड करेगा तो एक से दो सेल बनेंगे ना। अब दो सेल में क्या हो गया, एक सेल तो आपका वैसा का वैसा रहा, एक सेल तो आपका ये मेरिस्टेमेटिक बच गया। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के नंबर में कोई लॉस नहीं हुआ। ये मैं एक स्कीम बता रहा हूं, इससे ज्यादा स्कीम्स भी हो सकते हैं। एक सेल आपका मेरिस्टेमेटिक बन गया, लेकिन दूसरा क्या हुआ, इसको भाई समझ लो जाइलम बनानी है, तो ये क्या करेगा, अब डिफरेंशिएट करेगा ना। मेरिस्टेमेटिक सेल रह के तो कोई फायदा नहीं है, ये डिफरेंशिएट करेगा। लेट्स से इसने जाइलम का कोई सेल बना लिया, तो क्या हो गया, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, दोबारा डिवाइड करेगा, ये फिर से दो सेल बना लेगा। एक आपका दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बना लेगा और दूसरा लेट से इस बार कोई फ्लोएम का सेल बना लिया, तो ये भी अपने आप को क्या कर लेगा, डिफरेंशिएट कर लेगा। तो ये डिवाइड भी करते जा रहे हैं, नंबर भी बढ़ा रहे हैं और परपेचुएट भी करते जा रहे हैं, अपने आप को रिन्यू भी करते जा रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के नंबर में भी कोई भी कमी नहीं आ रही है। दैट इज द थिंग। तो इनमें कहा गया है कि ये जो सेल डिवाइड होते हैं ना, इनमें से कुछ नए सेल्स जो बनते हैं ये अपनी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन को लॉस कर देते हैं, इन्हें हम कहते हैं परमानेंट सेल्स। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो है डिफरेंशिएट हो गया ना, तो ये परमानेंट हो गया। अब जाइलम का सेल डिवाइड नहीं कर सकता, अब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रहा, ये भी आपका परमानेंट हो गया, ये भी आपका परमानेंट हो गया। राइट, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो नए सेल हमेशा प्लांट में ऐड होते रहते हैं, इसका मतलब प्लांट इज ओपन फॉर ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को हमेशा इनविटेशन देता है, इसे कहा जाता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन ही मानी जाती है, वो डिफरेंशिएशन के लिए भी हमेशा आतुर रहता है, अलग अलग टाइप के सेल्स बनाता रहता है। अगर आपको प्लांट की लेंथ बढ़ानी है, तो अगर आप प्लांट को ऊपर से लंबा करना चाहते हो तो शूट एपिकल मेरिस्टम यहां पर बहुत हेल्प करेगा। अगर आप प्लांट की रूट को लंबा करना चाहते हो तो रूट एपिकल मेरिस्टम यहां पे बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप प्लांट की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो मेरे दोस्त यहां पे लेटरल मेरिस्टम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो शूट बढ़ सकती है, रूट बढ़ सकती है, प्लांट की लेंथ बढ़ रही है, इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, जो कि शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टम के कारण होगी। जब गर्थ बढ़ती है ना, जब मोटाई बढ़ती है, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि लेटरल मेरिस्टम के कारण होती है। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, ये सिर्फ डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म में होती है। ये बात हम एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर रूट एपिकल और शूट एपिकल जो सेल्स होते हैं ये ग्रो करते रहते हैं। शूट एपिकल सेल शूट को ग्रो करेंगे, रूट एपिकल रूट को, तो एक प्राइमरी ग्रोथ करवाएंगे, यानी एक पर्टिकुलर प्लांट की हाइट बढ़ाएंगे। जबकि लेटरल मेरिस्टम जो होती है, जैसे कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम, ये प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं, यानी सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं, जो कि आपकी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंड डाइकॉट प्लांट्स के अंदर होती है। मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, नॉट इन मोनोकॉट्स। ओके, मोनोकॉट्स के अंदर इस प्रकार की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अब प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, इस बात को आप मेजर कैसे करोगे। समझ लो ये एक सेल है, राइट, ये सेल बड़ा हो गया, मैं मेजर कैसे करूंगा, सेल का साइज तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, और इसमें तो बहुत इतना कम इंक्रीमेंट हुआ है कि नॉन कंसिडरेबल सा लगेगा यार मुझे, इतना इतना इंक्रीमेंट हुआ है, इतना तो मैं मान के चलूंगा, हो सकता है मेरी मशीन में एरर ही आ गया हो, तो सिर्फ इतनी ग्रोथ को यार मैं क्या ही नापूं, तो बहुत इररिलेवेंट चीज हो गई। तो सेल जब ग्रो करता है ना एट सेल्यूलर लेवल, तो हम क्या बोलते हैं, सेल कैसे ग्रो करेगा, बस उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म हो गया होगा, सही बात है। लेकिन इसको मेजर कैसे करोगे, ये बहुत डिफिकल्ट भी तो है ना मेजर करना, इसमें डिफरेंस ही बहुत कम आता है। तो आप क्या करते हो, अलग अलग जुगाड़ लगाते हो, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट या इंक्रीज इन ड्राई वेट, किसी चीज के वेट में चेंज आ जाना। जैसे प्लांट है, वो 50 केजी का था, वो 100 केजी का हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, इट मींस दैट इट हैज ग्रोन, तो काफी इजी होता है एनालिसिस करना। देन लेंथ में, जैसे एक पॉलन ग्रेन है, ये आपका फीमेल पार्ट है, इसके ऊपर पॉलन जब गिरा तो उसने पॉलन ट्यूब बना ली। अब पॉलन ट्यूब यहां तक गई है, फिर पॉलन ट्यूब आपने देखा आगे तक गई, तो आप इसे मार्क कर सकते हो यहां पर ना, स्टिग्मा के ऊपर, स्टाइल के ऊपर आप इसे मार्क कर सकते हो। तो
इतनी जो है इंक्रीमेंट हुई पोलन ट्यूब के लेंथ में। तो मतलब लेंथ में इंक्रीज भी आप देख सकते हो। एरिया, सरफेस एरिया, समझ लो एक पत्ती इतनी चौड़ी थी, आपने उसका एरिया निकाला, फिर वो इतनी चौड़ी हो गई, तो क्या हुआ, एरिया में इंक्रीमेंट हुआ ना। फिर आप बात करोगे वॉल्यूम की, एक सेब है, उसकी आपने वॉल्यूम नोट करी, और फिर आपने उसको बड़े होने के बाद उसकी वॉल्यूम नोट करी, कैसे करोगे? सिंपल सी बात है यार, एक बीकर लो, एक बीकर में समझ लो आपने कुछ पानी डाला हुआ है 50 ml, ठीक है, और ये जो बीकर है इस पे मार्किंग्स बनी है, 50 ml आपने पानी डाला, एक सेब डाल दिया, सेब डालने के बाद आपकी अपर वॉल्यूम हो गई 100 ml, तो सेब की वॉल्यूम कितनी हुई 50 ml, उसके आने से 50 ml पानी ऊपर चला गया, 50 ml सेब की वॉल्यूम है। फिर बड़ा होने के बाद आपने सेब को डाला तो और ऊपर चला गया 250 ml पे, यानी अब सेब की वॉल्यूम क्या है 200 ml। तो 50 ml का सेब जो है उतनी वॉल्यूम कैरी कर रहा था, अब 200 ml का हो चुका है, यानी ग्रोथ हुई है। सेल नंबर, पहले एक सेल था कहीं पे, अब 50,000 सेल है, 3 लाख सेल है, 3.5 लाख सेल है, दैट इज इंक्रीज इन सेल नंबर। हर तरीके से आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल मेज का जो सेल है ना, मक्के का सेल, इसकी रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल, ये आपका 17,500 से भी ज्यादा नए सेल बनाता है पर आवर। इसका नंबर इतना ज्यादा होता है कि दिखाई देता है कि भाई इतने ज्यादा सेल्स बन गए, तो नंबर बढ़ा, यहां पे आप क्या कह सकते हो, नंबर बढ़ा है। तो इंक्रीज इन नंबर से हम लोग ग्रोथ का यहां पर मापदंड ले रहे हैं। वाटरमेलन का जो सेल है ये अपने साइज को 3,50,000 गुना बढ़ा सकता है। तो यहां पे क्या हुआ, साइज बढ़ रहा है, एक सेल का साइज 3.5 लाख गुना बढ़ गया, तो ये भी एक तरीके की ग्रोथ है। पॉलन ट्यूब जैसे मैंने आपको बताया, यहां लेंथ बढ़ रही है, पॉलन ट्यूब पहले कम ग्रो हुई थी, बाद में लेंथ बढ़ रही है, तो आप इसे भी बोलोगे कि ग्रोथ हुई है। सरफेस एरिया एक लीफ का है, तो सरफेस एरिया से भी आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो कि एक लीफ पहले छोटी थी फिर वो बड़ी हो गई, तो सरफेस एरिया से भी आप निकाल सकते हो। अलग अलग प्रकार के ग्रोथ को नापने के तरीके हैं। अब देखो यहां पे शूट एपिकल मेरिस्टम है, शूट की टिप पे, तो नीचे की साइड सेल्स ऐड करेगी, ऊपर की साइड तो कर नहीं सकती, ऊपर की साइड तो हवा है, हवा में थोड़ी सेल ऐड करेगी, तो नीचे की साइड ये क्या करती है, सेल्स ऐड करती है, शूट की लेंथ बढ़ती रहती है। नीचे देखो रूट एपिकल मेरिस्टम है, तो ऊपर की साइड सेल्स ऐड करेगी, क्यों, क्योंकि नीचे की साइड तो फिर मिट्टी है, वहां ऐड करने की जगह ही नहीं है। और लेटरल मेरिस्टम जो है ये लेटरल यानी मोटाई बढ़ाती है, गर्थ बढ़ाती है, तो ये आपकी प्राइमरी ग्रोथ कराएगी, रूट एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ कराएगी, शूट एपिकल मेरिस्टम यानी चीजों की लंबाई बढ़ाएगी, जबकि आपकी चौड़ाई बढ़ाएगी कौन, लेटरल मेरिस्टम, आपकी चौड़ाई बढ़ाएगी लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो। अब फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या है, एक प्लांट के अंदर अलग अलग रीजन्स होते हैं, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार के कारनामे होते हैं। चाहे आप रूट एपिकल मेरिस्टम देखो, चाहे आप शूट एपिकल मेरिस्टम देखो, जब आप टिप से नीचे की तरफ आओगे या टिप से ऊपर की तरफ जाओगे ना, तो टिप क्या है शूट एपिकल मेरिस्टम की, ये वाली जगह। तो जब शूट एपिकल मेरिस्टम में आप देखोगे तो टिप से नीचे की साइड आओगे, और ये वाली टिप है रूट एपिकल मेरिस्टम में, तो जब टिप से दूसरी साइड जाओगे तो आप ऊपर की साइड जाओगे, तो नीचे की साइड या ऊपर की साइड आप जाओगे डिपेंडिंग अपॉन आप किस एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हो। तो यहां पे कौन कौन से रीजन होते हैं, तीन आपके फेजेस होते हैं जिनको तीन रीजन्स में डिवाइड किया गया। पहला आपका मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, मेरिस्टम के सेल्स होंगे जो बार बार डिवाइड करेंगे। फिर इलोंगेशन सेल्स, इलोंगेशन फेज सॉरी, जिसमें सेल्स इलोंगेट होंगे, लंबाई बढ़ाएंगे। और मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मतलब अब वो मैच्योर होके डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गन में, एक पर्टिकुलर टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक नहीं रहेंगे, परमानेंट बन जाएंगे। तो इनमें से सबसे कोने पे कौन पड़ा रहता है आपका, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो यहां पे देखो एपेक्स पे अगर आप देखोगे ना, अपेक्स पे अगर आप देखोगे, चाहे वो रूट अपेक्स हो चाहे शूट अपेक्स हो, आपके मेरिस्टेमेटिक सेल आपको मिलेंगे विच आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। क्यों रिच इन प्रोटोप्लाज्म, से एनर्जी बहुत मिलेगी, और एनर्जी अगर बढ़िया होगी दोस्त तो काम एकदम चंगा चलेगा, राइट। डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करने में तो बहुत एनर्जी लगती है, तो एनर्जी तो चाहिए। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जितना बढ़िया होगा उतने अच्छे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उतनी प्यारी डिवीजन होगी। और सेल वॉल्स प्राइमरी हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें डिवाइड करना है, बिकॉज डिवीजन करना है ना इन्हें, तो इनकी सेल वॉल अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी हो सकती, इन्हें चाहिए प्राइमरी सेल वॉल जो झटपट दो सेल्स में टूट जाए। और अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, जो कि एक दूसरे से सेल इंटरेक्ट कर पाए, ये प्रॉपर्टी है आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन की, राइट। बड़ा न्यूक्लियस,
कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म, अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ हो, सिंस डिवाइड करना है सेल को तो सेल वॉल प्राइमरी हो। इससे जस्ट प्रॉक्सिमल, यानी ये तो टिप पे था, इससे जस्ट नीचे अगर आप शूट एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हो तो, या इससे जस्ट ऊपर अगर आप रूट एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हो तो एक और रीजन आता है जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। अब मेरिस्टेमेटिक रीजन में डिवीजन से जो सेल्स बने हैं इनमें वैक्यूलेशन हो जाएगी, यानी वैक्यूल्स इनके अंदर बनेंगे, बड़े बड़े वैक्यूल्स, क्योंकि अब सेल इलोंगेट होगा तो वैक्यूल भी बननी चाहिए उसके वॉल्यूम को घेरने के लिए। सेल एनलार्जमेंट, क्योंकि इलोंगेशन रीजन है तो सेल तो इलोंगेट होंगे। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, क्योंकि अब सेल को डिवाइड नहीं करना है तो नई सेल वॉल डिपॉजिट होगी जो कि पहले वाली से ज्यादा स्ट्रांग होगी, जो कि डिवाइड ना भी कर पाए तो ठीक है। उसके बाद आपका और नीचे जो रीजन आता है शूट एपिकल मेरिस्टम की अगर बात करोगे तो, या और ऊपर जो रीजन आता है दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब वॉल एकदम अंबुजा सीमेंट की हो जाएगी और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी, यानी जैसा आपको सेल बनाना है ना, जैसा आपको परमानेंट सेल बनाना है उसमें जितना प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए उतना प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा। ज्यादा प्रोटोप्लाज्म चाहिए तो और मिल जाएगा, कम चाहिए तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो लॉस्ट हो जाएगा, नए नए प्रकार के सेल बन जाएंगे। जैसे समझ लो आपकी जाइलम की वेसल है या ट्रैकीड है तो वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, तो उसका सूखा होना बहुत जरूरी है, और वो डेड सेल्स होते हैं तो उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो अगर समझ लो आपका ये मैच्योर सेल जाइलम का ट्रैकीड बना रहा है तो सारे प्रोटोप्लाज्म को लॉस होना पड़ेगा, राइट, सारे प्रोटोप्लाज्म को लॉस होना पड़ेगा। तो समझ लो मैं रूट की बात कर रहा हूं, अगर मैं रूट की बात कर रहा हूं तो रूट में ये जो आपका टर्मिनल रीजन है ये क्या हो जाएगा आपका, रूट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये जो टर्मिनल रीजन है ये क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन की चार इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एक तो ये मेरिस्टेमेटिक है तो एनर्जी अच्छी चाहिए तो प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस आपका कॉन्स्पिक्यूअस बड़ा न्यूक्लियस होगा, तीसरा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होंगे सेल्स के बीच में जिससे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे, कनेक्शन एक दूसरे के साथ अच्छा रहे, चीजें इंटरचेंज होती रहे, और चौथा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होंगी। फिर यहां पर रीजन ऑफ इलोंगेशन है तो यहां पे सेल लंबे लंबे हो जाएंगे और आपका यहां पर थोड़े बहुत क्या है सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग नेचर प्रोवाइड करने वाले केमिकल्स आकर के अटैच हो जाएंगे। फिर यहां पे इलोंगेशन के बाद है मैच्योरेशन, यहां पे तो रीजन आपका एकदम मैच्योर हो ही जाएगा, एकदम मैच्योर हो जाएगा। तो एकदम मैच्योर अगर आपको चीज चाहिए मेरे दोस्त तो क्या करना होगा, हमें यहां पर चीजों को प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर मॉडिफाई करना पड़ेगा और एकदम अंबुजा सीमेंट की सेल वॉल लगानी होगी। ग्रोथ आप ऐसे भी नाप सकते हो लाइन मेथड से, यहां पे देखो आपका ए है और बी है, ए और बी में इतना कम डिफरेंस है, अगर ग्रोथ होगी तो पूरी लंबी जो ये यहां पे मैंने मार्किंग्स करी है इनके बीच में एक लंबी डिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी, तो ए और बी में यहां पे देखो लंबा डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां पे देखो इतना छोटा डिस्टेंस है, इतना सा, और यहां पे लंबा डिस्टेंस है, मानते हो, तो ग्रोथ हुई है। सिमिलरली यहां पे अगर आप देखोगे जी और एफ के अंदर कम डिस्टेंस है जबकि यहां पर जी और एफ में ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रोथ इज एविडेंट, ग्रोथ इज एविडेंट। अब देखो ग्रोथ रेट क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो प्रकार के ग्रोथ रेट है जो हमें समझने हैं, जो कि हम यहीं पर समझ चुके होंगे, आगे सिर्फ हमें इन चीजों को वैलिडेट करना है और इनके इक्वेशंस को पढ़ना है, बहुत सिंपल है। ग्रोथ रेट का मतलब किसी भी चीज के आगे रेट लग जाना, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कोई चीज कितनी ग्रो कर रही। जैसे आपका अगर कोई बोले कि यार किसी चीज का ग्रो करने का रेट क्या है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में कोई चीज कितनी ग्रो करी, 10 सेकंड में कितनी ग्रो करी, एक मिनट में कितनी ग्रो करी, एक घंटे में कितनी ग्रो करी, एक महीने में कितनी ग्रो करी, एक साल में कितनी ग्रो करी, टाइम मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो पर यूनिट टाइम, ओके, ग्रोथ रेट है तो ग्रोथ कितने टाइम में हुई। डिवीजन रेट होता सेल डिवीजन रेट, तो डिवीजन कितने टाइम में हो रहा है, टाइम लगते ही चीजों को आप रेट कहने लग जाते हो। तो दो प्रकार के यहां पर रेट होते हैं, एक तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक मतलब जो एकदम लीनियर फैशन में बढ़ेगा, यहां पे क्या थे, दो मेरिस्टेमेटिक सेल थे, अब इसका जो सेकंड वाला था इसने डिवाइड किया, पहले वाला वैसा का वैसा रह गया, सेकंड वाले ने डिवाइड किया और तीसरा जो सेल बना ना ये आपका परमानेंट हुआ बस।
यानी एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने 2 सेल बनाए, इसी वाले की तरह, इस वाले की तरह एक मेरिस्टेमेटिक सेल ने 2 सेल बनाए, एक आपका मेरिस्टेमेटिक ही रहा, दूसरा परमानेंट। फिर इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने एक मेरिस्टेमेटिक बनाया, दूसरा परमानेंट। हर लेवल पे एक एक परमानेंट सेल ही तो ऐड हो रहा है ना, वही यहां पर दिखा रखा है, हर लेवल पे एक परमानेंट सेल ऐड हो रहा है। यहां पे देखो मेरिस्टेमेटिक सेल 2 के 2 ही रहे, ये तीसरा और चौथा, सिर्फ एक परमानेंट सेल ऐड हुआ था, यहां पे +1, यहां पे और +1 हो गया। यहां पे देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, सिर्फ एक सेल ऐड हुआ, यहां पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक सेल ऐड हुआ। यानी आपके दो जो डॉटर सेल बनते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, दोबारा से रिन्यूअल हो जाता है, दूसरा वाला परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एकदम लीनियर ग्रोथ दिखाता है, एकदम लीनियर, एकदम यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाता है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर एक रूट सेल के केस में या प्लांट की हाइट के केस में, कि टाइम के साथ इनिशियली कुछ आपके सीड की लेंथ थी, फिर इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई, इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई, इतने टाइम में इतनी ग्रोथ हुई, एकदम बराबर सेल जब इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो एकदम आपको लीनियर प्लॉट देखने को मिल रहा है। तो एक कैसा प्लॉट है आपका, एरिथमेटिक प्लॉट है, एकदम यूनिफॉर्म प्लॉट है। कि मान लो अगर 1 घंटे में 10 सेल ऐड होते हैं, तो अगले 1 घंटे में भी 10 ही सेल ऐड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म, एकदम बराबर जो है लेंथ आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन ज्योमेट्रिक में आपका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, या आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे, दो मेरिस्टेमेटिक सेल थे, दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं, कोई परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो दो से कितने हो गए, 4 हो गए। अब चारों के चारों डिवाइड करेंगे, यानी बोथ द डॉटर सेल्स हैज रिटेन्ड द कैपेसिटी टू डिवाइड। 4 के कितने होंगे, 8 होंगे, 8 के कितने होंगे, 16 होंगे, 16 के कितने होंगे, 32 होंगे, 32 के सीधे 64 होंगे, 64 के कितने होंगे, 128, 256, 512, 1024 एंड सो ऑन। जबकि यहां पे क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझने की कोशिश करो, एक सेल था, 2 सेल बने, 3 सेल बने, 4 सेल बने, 5 सेल बने, 5 जनरेशन में 5 सेल आपके बने टोटल। यहीं पे मैंने 1 से स्टार्ट किया, 2 बने, 4 बने, 8 बने, 16 बने, एक तरफ 5, एक तरफ 16, लगभग 3 गुना का फर्क है, और ये फर्क बढ़ता जाएगा। अब देखो 6 हो गया, ये आपका 32 हो गया, सीधा 5 गुना से भी ज्यादा का फर्क हो गया। ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये आपका 64 हो गया, 9 गुना से भी ज्यादा का फर्क हो गया, ये आपका 8 हुआ, ये आपका कितना हुआ, 128 हुआ। मान रहे हो, 15 गुना से भी ज्यादा का फर्क हो गया। जितनी ज्यादा आप डिवीजन कराओगे ना, उतना फर्क बढ़ता जाएगा। ज्योमेट्रिक का कोई तोड़ नहीं है भाई, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। तो जाइगोट है, इसका जब डिवीजन हुआ तो 2 सेल बने, 2 सेल का जब डिवीजन हुआ तो 4 सेल बने। अब इसके पीछे भी 4 सेल है, राइट, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसके पीछे भी 4 सेल है, राइट। तो 8 हो गए, फिर 16 हो गए, एंड सो ऑन। यहां पर देखो, फिर कुछ आपके मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं, कैपेबल ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक। और कुछ आपके ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट बन जाते हैं, जो स्काई ब्लू या व्हाइट दिखा रखे हैं, परमानेंट है, ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक वाले जो है, शूट एपिकल, रूट एपिकल, लेटरल, सिर्फ यही डिवाइड करते रहते हैं। अब देखो, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दो प्रकार की चीजें होती हैं। एरिथमेटिक में एक डॉटर सेल जो है, ये तो मेरिस्टेमेटिक रहेगी, दूसरी डिफरेंशिएट होके परमानेंट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। जैसे कि एक रूट है, अगर वो इलोंगेट हो रही है कांस्टेंट रेट, तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म ग्रोथ बोलोगे। तो इसको हम लोग आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स, ये तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। मान के चलो आपका यहां पर एल टी है, तो एल टी एल नॉट प्लस आर टी होगा। कैसे प्रूव करोगे, मैं अगर आपको बोलता हूं एक रूट है, एक रूट है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, और वो 1 सेंटीमीटर बढ़ती है 3 दिन में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बढ़ती है 3 दिन में। मुझे बताओ कि 9 दिन में उसकी लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ, फाइनल लेंथ क्या होगी। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल लेंथ कितनी है, ये तो खुद डेराइव कर सकता हूं। इनिशियल लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, एल नॉट, टाइम 0 पे, इतनी तो इनिशियल ही थी। रेट क्या है, टाइम क्या है, 3 दिन, जिसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो 9 दिन में कितनी बढ़ेगी, आर टी कितना हो गया, यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एल टी मुझे निकालना है फाइनल, तो एल टी कितना होगा, एल टी कितना होगा, एल नॉट यानी 3 सेंटीमीटर पहले से हाइट थी, प्लस 9 दिन मिले,
3 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो 9 दिन में कितनी बढ़ी? 9 दिन में आपकी 3 सेंटीमीटर बढ़ी। मानते हो? एल टी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर सकते हो ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें क्या रहता है? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। यही तो हमने किया है। एल टी जो हमें निकालना है, तो ये तो हमारे पास नहीं था। एल नॉट कितना था? 3 सेंटीमीटर इनिशियल हाइट। आर रेट क्या है? रेट है आपका 1 सेंटीमीटर 3 दिन का, तो 1 सेंटीमीटर था 3 दिन का। टाइम कितना है? 9 दिन आपको दिया है, तो इंटू 3 कर दोगे ना, जो रेट था उससे 3 गुना ज्यादा टाइम दे दिया है, तो अल्टीमेटली ये आपका क्या हो जाएगा? 3 + 3 आ जाएगा, दैट इज 6। तो इसमें तो कोई झमेला नहीं है, लेकिन झमेला आता है ज्योमेट्रिक वाले में। झमेला आता है ज्योमेट्रिक में। ज्योमेट्रिक में अगर आप देखोगे तो इनिशियल ग्रोथ तो हमेशा स्लो होती है, जिसे आप बोलते हो लैग फेज। लैग मतलब चीजें लैग कर जाती है ना, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो मैं जो पढ़ा रहा हूं उस स्पीड से नहीं आ रही, तो आपका लैग हो रहा है इंटरनेट, तो चीजें लैग में चलती हैं। क्यों? समझो, आपके पास एक सेल है, इसने 2 सेल बनाए, फिर इसने 4 सेल बनाए, फिर इसने 8 सेल बनाए, फिर इसने क्या बनाए? 16 सेल बनाए, राइट? तो इनिशियली क्या हुआ? नंबर इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा ना, नंबर इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। लेट मी प्रूव इट टू यू, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 1 से 2 सेल बने, कितने सेल बढ़े? 1। 2 से 4 बने, कितने सेल बने? 2 बने। 4 से 8 कितने सेल बढ़े? 4। 8 से 16 कितने सेल बढ़े? 8। 16 से 32 कितने सेल बढ़े? 16। तो पहले 1 सेल बढ़ रहा था, बाद में 2 सेल बढ़ने लगे, 4 सेल बढ़ने लगे, 8 सेल बढ़ने लगे, 16 सेल बढ़ने लगे। अब समझ लो आपके पास इनिशियल है 1,00,000 सेल। तो ये बराबर टाइम में, अगर एक सेल को डुप्लीकेट होने में 10 मिनट लगती हैं, तो 1,00,000 सेल को भी डुप्लीकेट होने में 10 ही मिनट लगेंगे। सारे सारे डिवाइड कर जाएंगे, कितने बनाएंगे? 2,00,000 सेल। तो एक बार में, एक झटके में कितने सेल बढ़े? 1,00,000 सेल बढ़ गए। यानी इनिशियल नंबर पे सब डिपेंड करता है। जब नंबर ही छोटा होगा तो सेल जो बढ़ रहे हैं वो भी छोटा होगा, और नंबर ही जब बड़ा है इनिशियल, तो जो सेल्स बढ़ रहे होंगे वो भी भयंकर बढ़ेंगे। तो एक बार नंबर अच्छा हो जाए ना, कुछ देर की आपको वो रखनी पड़ती है, ठंडक। एक बार जब इनिशियल नंबर अच्छा हो जाए तो एक्सपोनेंशियल या लॉग के तरीके से चीजें बढ़ती है, क्योंकि यहां पर दोनों सेल के पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, तो एस कर्व आएगा, यानी एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा आपका। और दुनियादारी में यही कर्व देखने को मिलता है, यही कैरेक्टरिस्टिक है आपके नेचुरल एनवायरनमेंट का। ऐसा नहीं है सारी चीजें यूनिफॉर्म बढ़ती रहती है, पहले स्लो बाद में एक्सपोनेंशियल। पर वहां पे कुछ चेक्स लगा देता है नेचर, इतना आपको फ्री घूमने का मौका नहीं देता नेचर। खाने पीने की पाबंदी हो जाती है, आप पूरे तरीके से अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अनलीश नहीं कर सकते, वरना पूरी दुनिया तो बैक्टीरिया से ही मर जाएगी अगर उसे खाना मिलता रहे। तो नेचर इतना दयावान नहीं है। यहां पे देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आया? W1 यानी फाइनल इज इक्वल टू W0 e की पावर RT, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? चीजें पावर्स में बढ़ रही हैं। पहले क्या था? आपका एक सेल था, फिर आपका क्या बने? 4 सेल बने। समझ लो इस हिसाब से ना, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, फिर 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ऐसे बढ़ रहे हैं ना। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहां पर क्या हो रहा है? चीजें पावर्स में बढ़ रही हैं। पहले पावर 0 थी, पावर 1 हुई, पावर 2 हुई, पावर 3 हुई, पावर 4 हुई, एंड सो ऑन। इस हिसाब से पावर 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। तो ये क्या करती है? पावर में बढ़ती है। तो रेट यहाँ पे पावर में रहता है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट के ऊपर ना, ई के ऊपर आपका आरटी लगा रहता है, तो पावर में चीजें बढ़ती। ठीक है? तो आपका फाइनल साइज हो, चाहे वेट, हाइट, नंबर, जो भी आपने कंसिडरेशन में ले रखा है, वो क्या है? इनिशियल साइज इनटू आरटी। किसके ऊपर है? बेस ऑफ नेचुरल लॉ के ऊपर है, ई की पावर आरटी से बोला जाता है, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट, right? And is also measure of ability of plant to produce new plant material referred to as efficiency index. तो यहां पे क्या रहता है? फाइनल नंबर इनिशियल नंबर पे डिपेंड करता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। समझ लो आपके प्लांट में 1,00,000 सेल है, तो 10 मिनट लगेंगी सिर्फ 1,00,000 और सेल्स को बनने में। लेकिन अगर आपके प्लांट में 10 ही सेल है, तो 10 मिनट में सिर्फ 10 और सेल बन पाएंगे, 20 ही सेल्स हो पाएंगे। तो इनिशियल नंबर पे फाइनल नंबर डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक के अंदर, तो W0 पे ही W1 डिपेंड करता है। इस प्रकार का आपका कर्व आता है। इनिशियली एक सेल था, फिर 2 बने, 4 बने, 8 बने, 10 बने, मतलब सॉरी 8 बने, 16 बने, 32 बने, तो इतना कुछ ग्रोथ नहीं आई। लेकिन यहां पर सेल्स हो गए फिर आपके 16, 32, 64, 1000। अब 1000 के बाद सीधा 2000 बने, 2000 के बाद सीधा 4000, 8000, 16000, 32000, 64000।
अब नंबर अच्छा होने लग गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर सैचुरेशन आ जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर इतनी ग्रोथ नहीं होने देते सेल डिवीजन में। या तो इनहिबिटर जमा हो जाते हैं, वो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, या तो फिर फूड की स्कैरसिटी आ जाती है, फूड आपका कम हो जाता है, या फिर वैरायटी ऑफ थिंग्स आर देयर। बट एकदम कोई दबा के ग्रोथ नहीं करने देता कभी, ये दुनिया की सच्चाई। अब ग्रोथ में ये चीज आती है, दो प्रकार की टर्म्स हैं, एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल ग्रोथ हुई कितनी, मुझे सिर्फ उससे मतलब है एब्सोल्यूट ग्रोथ। तो ए में कितनी हुई, बी में कितनी हुई, देख लेते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे एरिया है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर एरिया है। तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई, 5 से 10 अगर ग्रोथ हुई है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया बढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ ए। इसमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, अब 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो चुका है। 50 और 55 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ हमें देखने को मिली, राइट। एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिलेटिव ग्रोथ देखो, अब रिलेटिव ग्रोथ देखो, रिलेटिव ग्रोथ देखना मेरे दोस्त, ए में कितनी हुई, बी में कितनी हुई। रिलेटिव मतलब अब इनिशियल नंबर के रिस्पेक्ट में आपने कितना बढ़ाकर दिखाया है ग्रोथ को। 5 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कितना हुआ, जस्ट डबल हो गया। क्या किया आपने, 5 आपका बड़ा है 10 के कंपैरिजन में, इंटू 100 कर दो, तो क्या हुआ, क्या परसेंटेज निकल के आई आपका, यहां पर अगर आप देखोगे तो इंटू 10, 50, राइट, 50 आपकी ग्रोथ हुई। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। अपॉलॉजीज, डबल हुआ है ना, एक सेकंड यार, अपन थोड़े बाय वाले हैं, मैथ में दिक्कत है, इतनी भी दिक्कत नहीं राइटिंग एरर। देखो, इनिशियल के कंपैरिजन में लेना होता है, तो 5 आपकी बड़ी, इनिशियल कितनी थी, 5। 5 सेंटीमीटर इनिशियल साइज था, यहां पे देखो लिखा हुआ पत्ते के ऊपर 5 सेंटीमीटर इनिशियल साइज था, 5 ही आपका बड़ा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, 100% ग्रोथ हुई। 100% ग्रोथ मतलब जो था उसका डबल हो गया, 5 का डबल 10 हो गया, यस। तो ग्रोथ कितनी हुई यहां पे, 100% ग्रोथ हुई, ठीक है। अब यहां पर देखो दूसरे में क्या हुआ, 5 बड़ा, इनिशियल क्या था, इनिशियल 50 था, इंटू 100 कर दो, ये 2 हो जाएगा। 10% बढ़ा, 50 का 10% क्या होता है, 5, 50 का 10% 5 होता है, 50 में 5 बढ़ा 55, सही बात है। तो यहां पर देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल एक्चुअली। यहां पे क्या है, दोनों का एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट है वो सेम है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट द रिलेटिव ग्रोथ रेट इज डिफरेंट। एक चीज 5 सेंटीमीटर बढ़ के भी 100% बढ़ी, और दूसरी चीज 5 सेंटीमीटर बढ़ के भी सिर्फ 10% बढ़ी। दिस इज द गेम। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव जरूरी नहीं आपका सेम हो, ये आपको निकालना पड़ता है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम लोग निकालना सीख गए कि टोटल कितना बढ़ा, किसी बात से कोई और फर्क नहीं पड़ता, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब कितना बढ़ा, इनिशियल कितना था उससे डिवाइड करो, इंटू 100 कर दो, आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 100 करोगे, रेशियो भी निकल के आ जाएगा, राइट। जैसे यहां पे रेशियो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले में ए में, नीचे रेशियो आपका 0.1 आ जाएगा, उस हिसाब से भी आप लोग निकाल सकते हो। अब ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या क्या जरूरत होती है। प्लांट अच्छे से ग्रो करे उसके लिए हमें उसे पानी देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि पानी जब अंदर जाता है ना सीड के, तो हाइड्रोलिसिस करता है ऑफ अ लॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। वहां पे जो चीजें स्टोर होती है ना, उनका हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होता है, चीजें टूटना स्टार्ट हो जाती है, और आपको एनर्जी देती है। एनर्जी देने के लिए ऑक्सीजन भी इज इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन क्या करेगा, चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा और एनर्जी निकालेगा। और न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, आपके सेल का आधार बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो वाटर जो है ये आपके सेल्स को टर्जिड रखेगा, फूला फूला खिला खिला रखेगा, जिससे काम हो पाएगा। वाटर ही वो मीडियम है जिसके अंदर सारे के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो पाएंगे। ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज कराने में हेल्प करेगा। न्यूट्रिएंट्स जो है ये आपका प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज कराने में हेल्प करेंगे। ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। इसके अलावा आप देखें तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में C3 और C4 प्लांट्स के बारे में बताया था। C3 प्लांट्स थोड़े कम टेम्परेचर पर रहते हैं, C4 प्लांट थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर, क्यों, क्योंकि उनकी क्षमताएं वैसी हैं, वो उसी टेम्परेचर को झेल सकते हैं। लाइट और ग्रेविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई आपके प्लांट पार्ट हैं जो लाइट की तरफ उगते हैं, जैसे स्टेम, तो उन्हें पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहा जाता है जो सन की तरफ उगते हैं। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब जो जमीन में घुस जाते हैं, जैसे रूट, फोटोट्रॉपिक,
तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब सन की तरफ उगने वाले यानी स्टेम, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी सन से अपोजिट जाने वाले यानी रूट। एंड सिमिलरली जब आप धरती की बात करते हो, ग्रेविटी की बात करते हो, तो यहां पे क्या हो जाता है आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी धरती के अंदर घुस जाने वाले, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी धरती के ऊपर रहने वाले। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब धरती के अंदर जाने वाले यानी रूट, और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी ऊपर रहने वाले यानी आपका शूट और द स्टेम। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, पढ़ा के बहुत मजा आ गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा टॉपिक था। अगला टॉपिक काफी छोटा रखेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। काफी कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट्स को बहुत मजा नहीं आता इस टॉपिक को पढ़ने में, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सेपरेट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, फिर वर्नलाइजेशन और आपका फोटोपीरियोडिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इफ यू वांट टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, अगर आप हमसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा कोई भी कोर्स ले रखा है, चाहे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का ही क्यों ना हो, इंडिविजुअल बायोलॉजी, इंडिविजुअल केमिस्ट्री, इंडिविजुअल फिजिक्स, तो आपको टेस्ट सीरीज अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप कोई भी कोर्स हमारा उठा लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी एंड दीज आर वेरी अफोर्डेबल कोर्सेज। इसके साथ दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे हमारे क्वेश्चन बैंक्स, और ये जो क्वेश्चन बैंक्स हैं इनका प्राइस काफी कम है दोस्त, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज। तो आपको मजा भी बहुत आ जाएगा इन क्वेश्चन बैंक्स को पढ़ के। और टेलीग्राम चैनल पर, जिसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्सेज के साथ, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही। जो बचे हुए नोट्स हैं वो भी सारे मैं डाल दूंगा यार, रेस्पिरेशन के, फोटोसिंथेसिस के। मुझे सिर्फ आज का टाइम दे दो, आज शाम तक सारे के सारे नोट्स चैनल के ऊपर आ जाएंगे, दैट इज अ प्रॉमिस, राइट। और कंटेंट के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं करते यार हम लोग। तो आप अगर हमारे बैच पे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। 360 बाय 360 बायोलॉजी में लाना चाहते हो, दैट इज अ गोल्ड माइन कोर्स फॉर यू, प्लीज मेक श्योर टू हैव अ लुक। थैंक यू सो मच यार, मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां पर हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। बाय।